कई बार देख चुके हैं कि ईरान की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा किया जाता है कि ईरान हमारी बातों को, हमारी शर्तों को मान चुका है, सहमति के लिए हम तैयार हैं, लेकिन ईरान खारिज कर देता है। ईरान कहता है कि ऐसी तो कोई बातचीत नहीं हुई, ना तो हार्मुज को लेकर और ना ही न्यूक्लियर हथियारों को लेकर। सर देखिए, ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो बड़े बड़े क्लेम करते हैं कि ईरान जो है वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए तैयार है, वो हमारी सब शर्तों को मान गया है, सारी शर्तें उसने किया। अब थोड़े ही दिनों के अंदर जो है हम फाइनल अनाउंस कर देता है, जिस प्रकार से आपने ग्राफिक में जी दिखाया। जब ईरान की तरफ से नो की आवाज आती है, जब मना कर देता है, तो उस समय डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो चिढ़ जाते हैं, जब वो अपना मेंटल बैलेंस खो देते हैं और वो इस प्रकार की स्टेटमेंट देते हैं। इवन वो जो उनके अपने एलाइज हैं उनको वो थ्रेटन करते हैं। उदाहरण के लिए आप देखिए, ओमान, ओमान को उन्होंने कहा कि हम आपको बर्बाद कर देंगे। वेयर एज जो ओमान था उसका टेरिटोरियल वाटर जो है वो ईरान के साथ मिलता है, तो वो शायद इस प्रॉब्लम को जो है वो रिजॉल्व करना चाहता था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उसको गलत तरीके से ले लिया और डायरेक्ट एक प्रकार की धमकी दे दी कि अगर आपने क्या हमारे इंटरेस्ट के बरखिलाफ गए, ईरान के साथ आपने हार्मुज के ऊपर किसी प्रकार का कंप्रोमाइज किया, तो हम आपको बर्बाद कर देंगे। तो इस प्रकार की स्टेटमेंटों से नहीं, जो है मैं बाकी कर्नल जो दिनेश शर्मा सर, कर्नल दिनेश अमेरिका शर्मा के सर, माफी एलाइज के हैं। साथ, कर्नल दिनेश शर्मा सर, मैं बीच में टोक रहा हूं, माफी चाहूंगा, लेकिन इसमें अमेरिका, हॉर्मुज को खुलाने में अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है? अकेले अमेरिका का इंटरेस्ट तो है नहीं सर। अगर तेल की कीमतें बढ़ी हैं, तेल की कमी हो रही है, गैस की कमी हो रही है, तो वो तो एशिया के देशों को ज्यादा हो रही है सर। अमेरिका तो बाद में आता है। अगर ईरान इसी प्रकार से अगर हॉर्मुज को कंट्रोल करेगा तो परेशान तो एशिया की आवाम हो रही है सर, यूरोप के देश हो रहे हैं। अमेरिका का कौन सा इंटरेस्ट आ गया? मैं आपके साथ पूरी तरह से सहमत हूं। अगर आपको याद हो तो आज से तकरीबन कोई महीना पहले जो है डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमने जो है ईरान से युद्ध जीत लिया, हार्मुज जो है वो दैट इज नॉट आवर बिजनेस। ये जिन अमेरिका जी का कुछ भी सामान जो है हार्मुज के थ्रू नहीं आता, ये जिन देशों को अफेक्ट करता है ये उनकी प्रॉब्लम है। अगर आपको याद हो, ये तकरीबन एक डेढ़ महीने पहले की स्टेटमेंट थी। लेकिन अब जो है पूरा वर्ल्ड जानता है कि ये हार्मुज के ऊपर जो भी डिबैकल हुआ है ये अमेरिका की वजह से हुआ है। 28 फरवरी से पहले हार्मुज खुला हुआ था, आपने जो है ईरान के ऊपर अटैक किया है, उसके बाद ईरान ने जो है हार्मुज स्ट्रेट को बंद किया है, जिसकी वजह से एशिया की नहीं बल्कि पूरे यूरोप
ग्राफिक्स जल्दी से मेरे पीछे प्ले कर दीजिए, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। चीन का जंगी प्लान समझ लीजिए। रेगिस्तान में बनाया मिलिट्री कॉम्प्लेक्स, जहां पर परमाणु भंडार के पास लॉन्च पैड मिसाइलों के बनाए गए हैं। बंकर और कम्युनिकेशन नोड्स नेटवर्क बनाया गया है। क्यों, वो अगले ग्राफिक्स में मैं आपको डिटेल से बताता हूं। नेक्स्ट ग्राफिक्स। चीन ने साइलो में रखी अपनी मिसाइलें, अमेरिका तक हमले में सक्षम है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें जो साइलो के अंदर चाइना ने रखी हैं। अमेरिका के खिलाफ चीन की तैयारी, ये तैयारी क्या है, जल्दी से नेक्स्ट ग्राफिक्स। यूएस हमले के बाद चीन देगा जवाब। सेकंड स्ट्राइक की क्षमता चीन चाहता है कि उसके पास होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि अमेरिका की तरफ से पहला हमला हो जाए और चीन के पास जवाब देने का वक्त ना हो। इसलिए 80 से ज्यादा लॉन्च पैड जो हैं, जहां पे उसने अपने न्यूक्लियर वेपन रखे हैं, उसी के आसपास बनाए हैं और अपनी मिसाइलों को साइलो यानी कि जमीन के अंदर कुएं जैसा एक गड्ढा, जिसके अंदर मिसाइलें रखी गई हैं। सेकंड स्ट्राइक को मजबूत करने की तैयारी चाइना कर रहा है। क्या वाकई में यह तैयारी अमेरिका के खिलाफ है, समझेंगे। एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, चाइना भी सेकंड स्ट्राइक की क्षमता विकसित कर रहा है और कह रहा है कि अब हम न्यूक्लियर वेपन्स और मिसाइलों को दूर दूर नहीं रखेंगे, बल्कि इतना वो करीब होंगी कि अगर इस्तेमाल की जरूरत पड़ी तो हम सेकंड स्ट्राइक चंद मिनटों के अंदर कर सकें। इसकी क्या अहमियत और साइलो के अंदर मिसाइलों को रखना क्यों जरूरी है? देखिए, ऐसा है कि जैसा आपने मेंशन किया कि ईरान और अमेरिका के युद्ध के दौरान जो है चाइना ने एक नई चीज को इजाद कर लिया। देखिए साहब, ऐसा हो जाता है कि कोई भी जब दो देशों के बीच में युद्ध होता है, कोई नई टेक्निक को या नया वारफेयर टैक्टिक्स को इस्तेमाल किया जाता है, तो बाकी देश भी देखते हैं और उसके ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट निकल कर आया है ईरान अमेरिका के वॉर में है, वो है कि आने वाले दिनों के अंदर जो वॉरफेयर होगी उसके अंदर ड्रोन, जहां आप कह सकते हैं कि फ्लोटिंग अम्यूनिशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और दूसरा जो है कि ये जो टनल्स हैं, जो बंकर बनाए हैं, तो आपके जो इंपॉर्टेंट वेपनरी जो है आप उसके अंदर छुपा सकते हैं, जो कि दुश्मन के एयर अटैक के अंदर बर्दाश्त नहीं होंगे। अब बात आ जाती है चाइना के ऊपर। देखिए साहब, जिस प्रकार से अभी हाल ही के दिनों में जो विजिट हुई थी डोनाल्ड ट्रंप की चाइना के अंदर, तो उस समय जो है एक बात के ऊपर चाइना ने क्लियर कर दिया था कि अगर ताइवान के अंदर आपने किसी प्रकार की छेड़छाड़ की तो हमारे रिश्ते बहुत खराब हो जाएंगे। तो चाइना को भी मालूम है कि आने वाले दिनों में किसी ना किसी दिन, आज नहीं तो 5 साल जाए, कभी भी जो है चाइना का जो है अमेरिका के साथ टकराव होगा। और ये आप अपना डिफेंसिव सिस्टम जो तैयार करते हैं, ये ओवरनाइट में नहीं तैयार होता है, इसके लिए समय लगता है। अब आ जाते हैं जो मेन मुद्दा है। देखिए साहब, ऐसी बात है कि चाइना के पास तो अभी भी जो है सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज है, उसके पास सबमरीन है, उसके पास बाकी सिस्टम है जिसमें वो कर सकता है। लेकिन ये जो नॉर्थ वेस्ट का शिंगयांग प्रोविंस है, जहां पर इन्होंने अपना ये रेगिस्तान के अंदर अंडरग्राउंड बंकर बनाए हैं, पैड बनाए हैं, मिसाइल पैड बनाए हैं, और बाकी इवन जो है अंडरग्राउंड जो है उन्होंने अपनी रेलवे बना ली है, वहां पर टेक्नोलॉजी सिस्टम है। कहने का अभिप्राय है कि पूरा का पूरा है। तो ये जो है, ये एक प्रकार का जो उनकी जो है जो इंपॉर्टेंट वेपनरी है परमाणु से संबंधित, इन्होंने उसको वो सिक्योर किया है कि किसी कारणवश अगर कल को युद्ध हो जाता है तो अमेरिका जो है बाकी अपने बेसिस से उनकी ये इंपॉर्टेंट वेपनरी के ऊपर हमला ना कर सके। रही बात परमाणु सेकंड स्ट्राइक की, वो ऑलरेडी आपका कहना है कि चाइना के पास कैपेबल है। ठीक है, पॉइंट इज क्लियर सर। मैं लौटता हूं आपके पास। एक और बड़ी खबर है, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। जल्दी से बड़ी खबर। सॉरी, बांग्लादेश के रास्ते घुसपैठ की तैयारी में पाकिस्तान। बड़ी खबर इस वक्त की, भारत बांग्लादेश बॉर्डर की रैकी कर रही आईएसआई। तस्करों की मदद से सीक्रेट रूट की तलाश की जा रही है। भारत पर अगला हमला ईस्ट से होगा, मुल्ला मुनीर ने कहा था, याद होगा आपको। इस वक्त की बड़ी खबर, बांग्लादेश के रास्ते घुसपैठ की तैयारी में पाकिस्तान। भारत बांग्लादेश बॉर्डर की रैकी कर रही है आईएसआई। तस्करों की मदद से सीक्रेट रूट की तलाश, ऐसे रूट जहां से घुसपैठ कराई जा सके। भारत पर अगला हमला ईस्ट से होगा, मुनीर ने बिग स्टेटमेंट दी थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद। ग्राफिक्स प्ले करेंगे, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। इस खबर को भी आगे डिकोड हम करेंगे। तस्करों की मदद से
रास्ता तलाशा जा रहा है भारत के अंदर पश्चिम बंगाल से आने का। लेकिन ग्राफिक्स, बांग्लादेश के रास्ते आईएसआई की घुसपैठ, बिना वीजा पहुंच रहे हैं पाकिस्तानी, यह समझना होगा। अब मोहम्मद यूनिस के सत्ता में आने के बाद या तारिक रहमान के आने के बाद जो सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा चेंज आया है कि पाकिस्तानी बिना वीजा के अब बांग्लादेश पहुंच रहे हैं। आईएसआई कट्टरपंथियों को सामान्य नागरिक, आम नागरिक बना के पाकिस्तान भेज रहा है। रोहिंग्या के इस्तेमाल पर इस वक्त बड़ी नजर है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर लाखों की तादाद में रोहिंग्या हैं और आईएसआई चाहती है कि इनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जा सके। नेक्स्ट ग्राफिक्स, आईएसआई चीन मिलकर इन रोहिंग्या की फंडिंग कर रहे हैं। कुछ मिलिटेंट कैंप जहां पे इनको ट्रेनिंग दी जा रही है, उसकी भी खबरें सामने आ रही हैं। बांग्लादेश भारत बॉर्डर पर घुसपैठ करने की फिराक में इस वक्त आईएसआई है। स्थानीय तस्करों और सीक्रेट रूट की तलाश इस वक्त की जा रही है। यही कारण है कि भारत बहुत जोरदार तरीके से इस वक्त फेंसिंग में लगा हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि जल्दी से जल्दी इस बॉर्डर पर फेंसिंग हो। एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। कर्नल दिनेश शर्मा, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपके पास आना चाहूंगा। जिस प्रकार से बांग्लादेश पाकिस्तान नजदीक आ रहे हैं, चाहे इंडियन पाकिस्तान की एयरफोर्स बांग्लादेश की एयरफोर्स को ट्रेनिंग दे, चाहे उनके पायलटों को ट्रेनिंग दे, चाहे उनके एम्बेसडर्स को तैयार करे, और इस बीच ये खबर आना कि आईएसआई बहुत मजबूती से इस वक्त बांग्लादेश में उन लोगों को तलाश रही है जो लश्कर और हिजबुल जैसे एक संगठन को तैयार कर सके वहां पर। भारत के लिहाज से इस खबर के क्या मायने, और यही कारण है कि गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि अब तो बाढ़ लगकर रहेगी भारत बांग्लादेश सीमा पर। आपके सवाल का जवाब देने से पहले मुझे आपकी एक स्टेटमेंट के ऊपर थोड़ा सा मतलब हंसी भी आ रही है कि मतलब वो जो पाकिस्तानी जो 4 युद्ध हमसे हार गए हैं, वो पाकिस्तानी एयरफोर्स पाकिस्तानी जो है वो बांग्लादेश की एयरफोर्स और बांग्लादेश की आर्मी को ट्रेनिंग देंगे। अब वो किस प्रकार की ट्रेनिंग देंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। खैर, अब आते हैं आपके मेन सवाल के ऊपर। जी, अगर ये खबरें जिस प्रकार से खबरों का आपने पूरे दर्शकों के साथ शेयर किया, अगर ये खबर आपके पास है तो ये जरूरी बात है कि भारत की जो खुफिया तंत्र है, जब भारत का सुरक्षा तंत्र है, उनके पास भी ये वाली खबर होगी। और मुझे पूरा विश्वास है अपनी सुरक्षा तंत्र और खुफिया तंत्र के ऊपर, वो इसके ऊपर एक्शन लेंगे। और अभी हाल ही के दिनों में देखा होगा कि हमारे गृह मंत्री साहब जो हैं वो बीएसएफ के इलाके के अंदर जा रहे हैं, बीएसएफ के इवन बॉर्डर आउटपोस्ट के पास भी जा रहे हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत की बॉर्डर की सुरक्षा के लिए भारत सरकार कितनी चिंतित है और कितने बड़े कदम लिए जा रहे हैं। और बात रही पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान जो है कभी भी वो नहीं सुधरेगा, वो कुछ ना कुछ हरकतें करता रहेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब से बांग्लादेश के अंदर सरकार आई और जिस प्रकार के वहां से इंडिकेशन मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो बांग्लादेश की प्रेजेंट बीएनपी की सरकार है वो शायद कोई ऐसा कदम ना उठाए जहां ऐसे अपनी टेरिटरी को जो है पाकिस्तान की आईएसआई या बाकी उनके कट्टरपंथियों को ओपनली जो है इस्तेमाल करने से रोके। अगर किसी प्रकार का कोई भारत सरकार के पास इस प्रकार का कोई इनपुट आती है, जब भारत सरकार को पता लगता है कि कोई हमला हमारे देश के अंदर ईस्टर्न पार्ट में होता है और उसका बांग्लादेश की जमीन के साथ कनेक्शन जुड़ता है, तो फिर वो बांग्लादेश के लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी। क्योंकि बांग्लादेश ने देख लिया कि ईरान अमेरिका के युद्ध के अंदर जब उसको सब तरफ से जो है हाथ खड़े हो गए थे, तो भारत ने जो है इस परिस्थिति के अंदर भी जो है आपको डीजल सप्लाई किया है। हम लोग जो है आपकी लाइफ लाइन है। और मुझे लगता है कि मोहम्मद यूनुस के बाद जो नई सरकार आई है उनको समझ में आ गया है कि भारत के साथ किस प्रकार से अपने फ्रेंडली रिलेशन रखने हैं। लेकिन आपको जो है अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी और हमें अपने बॉर्डर्स के ऊपर जो है चौकन्ना रहना पड़ेगा हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को, ताकि ये जो पाकिस्तान के इरादे हैं उनको नेस्तनाबूद कर दिया जाए। जी, लौटता हूं, एक और बड़ी खबर उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। सर, जल्दी से बड़ी खबर प्ले करिए। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का बड़ा बयान, भारत हिंद महासागर में बना रहा संतुलन। हेगसेथ कहते हैं भारत सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है। पीटर हेगसेथ
मुनीर के साथ अमेरिका की सच्ची दोस्ती। पीट हेगसेथ अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। वो कहते हैं कि भारत के साथ भारत जो है अपनी सेना को मजबूत कर रहा है, इंडो पैसिफिक में संतुलन बनाने का काम भारत कर रहा है। लेकिन मुनीर के साथ, शहबाज शरीफ के साथ हमारे पक्की और सच्ची दोस्ती है। पीट हेगसेथ का बयान भी आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले ग्राफिक्स सारी जानकारी आपको पहुंचाएंगे, फिर एक्सपर्ट्स के पास भी हम चलेंगे, लेकिन पहले ग्राफिक्स एक बार सुना दीजिए, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास हम चलते हैं। The final question was about India, Pakistan, and I mentioned India here, but I very easily could have mentioned Pakistan and the role that the Field Marshal and the Prime Minister are playing in peace negotiations. I think an unexpected development and a true friendship developing there, which I think is important. And you saw that in the ability of the president to come together on brokering a peace between India and Pakistan, two nuclear-capable countries. चलिए एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। कर्नल दिनेश शर्मा सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल दिनेश शर्मा सर, क्या मायने इस बयान के पीट हेगसेथ के कि इंडो पैसिफिक में भारत बहुत मजबूती से संतुलित कर रहा है, और पाकिस्तान की जब भी बात आती है तो चाहे पीट हेगसेथ हों या डोनाल्ड ट्रंप हों, ये कहने से नहीं चूकते कि माय डियर फ्रेंड्स मुल्ला मुनीर। देखिए जो पहली स्टेटमेंट इन्होंने दी है उनके डिफेंस मिनिस्टर के अंदर शंग्रीला डायलॉग के अंदर जी, देखिए साहब ऐसा है, मेरा एक सैनिक होने के नाते मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें किसी से करैक्टर सर्टिफिकेट या हमारी क्या पावर है वो हमें लेने की जरूरत नहीं। कोई हमारी तारीफ करता है, और स्पेशली अमेरिका, अभी तक तो आप पता नहीं हमें कह रहे थे कि डेड इकोनॉमी है, भारत से जो सिलिकॉन वैली के अंदर हमारे इंडियन नेशनल काम कर रहे हैं उन्हें आप कहते थे कि ये टेररिस्ट हैं जिनके हाथ के अंदर लैपटॉप है। आप कहते थे कि भारत के ऊपर हमने इतना वो लगा दिया। ऑल ऑफ ए सडन जो है आपको भारत की याद आती है जिस समय ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है और स्वीडन के अंदर नाटो के फॉरेन मिनिस्टर्स की विजिट होनी होती है। उस समय आप अपने विदेश मंत्री को जो है भारत के अंदर भेजते हैं और वहां से जो है आप अनाउंसमेंट करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की, मोदी इज ए वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। उसे पता है कि जब भी उसे कहीं जरूरत पड़ेगी उसने फोन कहाँ करना, आप मेरे ऊपर 100% विश्वास कर सकते हैं। ये मैंने आपके माध्यम से आपको दर्शकों को बताने के बाद अब मैं फाइनली आपके सवाल के ऊपर आता हूं। अभी जो है वो तारीफों के पुल बांध रहे हैं क्योंकि उसे पता है कि भारत को नेग्लेक्ट करके जिस प्रकार से आपके चीन में आपके राष्ट्रपति की बेइज्जती हुई है, तो अब आपको जो है भारत की याद आ गई। अब दूसरा है पाकिस्तान की। अरे साहब ऐसा है कि जो आपका सेवक हो, अगर कोई आपका अर्दली है तो आप अर्दली की तारीफ करोगे पब्लिकली ताकि वो आपकी सेवा जो है अच्छे से कर सके। आपको इस समय है कि आपने पाकिस्तान के द्वारा जब पाकिस्तान को अपनी तरफ रख के आपने चाइना को कंटेन करना है, आपने पाकिस्तान को अपनी तरफ रखना है कि ताकि वो जो है जो कोरियर सर्विस है वो तेजी से इधर उधर पास करे जो लेटर है। उसके बाद मैं देखता हूं जैसे ही ये खत्म होगी इनके ईरान अमेरिका युद्ध, मैं देखता हूं कि वो कब तक पाकिस्तान का दोस्त बनेगा। और पाकिस्तान को अमेरिका ने ऐसे चक्रों में डाल दिया कि पाकिस्तान अब निकलना मुश्किल हो गया। उसने कहा कि पाकिस्तान भी अब्राहम अकॉर्ड का जो है वो हिस्सा बने और इजराइल को मान्यता दे। पाकिस्तान के अंदर जिस प्रकार का भवंडर है वो तो आप एक विख्यात पत्रकार हो, आपको पता ही चल जाएगा कि तो क्या पाकिस्तान ये अमेरिका जो है ना, ये दोस्ती दास्ती ये सब कहने की बात। चलिए अमेरिका का कोई दोस्त नहीं होता, ठीक है। लौटता हूं एक और बड़ी खबर, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। सर जल्दी से बड़ी खबर प्ले करिए। तालिबान रूस के बीच हुआ सैन्य समझौता, बड़ी खबर इस वक्त की। रूस अब तालिबान को देगा नए हथियार, तालिबान की सेना को रूस देगा ट्रेनिंग, बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। रूस तालिबान समझौते से टेंशन में पाकिस्तान, इस वक्त की बड़ी खबर। तालिबान रूस के बीच हुआ सैन्य समझौता, बड़ी खबर। रूस अब तालिबान को देगा नए हथियार, रूस अब तालिबान को देगा नए हथियार, रूस तालिबान को नए हथियार देगा। तालिबान रूस के बीच अहम समझौता हुआ है, बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर।
तालिबान रूस के बीच सैन्य समझौता हुआ है। ग्राफिक्स के जरिए डिटेल से सारी जानकारी आपको देंगे। उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे, खबर को डिकोड हम आगे करेंगे। तालिबान की सेना को रूस देगा ट्रेनिंग। रूस तालिबान समझौते से टेंशन में पाकिस्तान। एनएसए अजीत डोभाल का मॉस्को जाना और उसके बाद तालिबान और रूस के बीच यह समझौता होना, कड़ियों को आप जोड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अब पाकिस्तान कौन सी चक्की में पिसने जा रहा है। ग्राफिक्स प्ले करिए जल्दी से। देखिए, रूस तालिबान में सैन्य समझौता होता है, हथियारों का आदान प्रदान दोनों के बीच होगा और सैन्य तकनीक की सहायता जो है वो अब रूस तालिबान को देगा। तालिबानी सेना को ट्रेनिंग भी अब रूस देगा। रूस ने तालिबान को मान्यता दे रखी है। रूस तालिबान डील से पाकिस्तान परेशान है। रूस के साथ एयर डिफेंस पर चर्चा हुई है। ये जो पॉइंट है ये सबसे अहम है। मैंने जैसा आपसे कहा कि एनएसए अजीत डोभाल का रूस जाना और उसके बाद तालिबान के रक्षा मंत्री का रूस जाना और वहां तालिबान के साथ डिफेंस डील का होना, भारत ने उस चक्रव्यूह में पाकिस्तान को फंसा दिया है जहां से उसका निकलना मुश्किल है। एंटी ड्रोन सिस्टम भी लेगा तालिबान रूस से, क्योंकि पाकिस्तान लगातार अपनी मिसाइलों का, फाइटर जेट्स का इस्तेमाल कर रहा था एयर स्ट्राइक के लिए। लेकिन अब तालिबान रूस के पास पहुंचा और उसके पहले हमारे एनएसए का वहां पर पहुंचना, क्या कड़ियों को जोड़ा जा सकता है, चलिए समझने की कोशिश करेंगे। कर्नल दिनेश शर्मा सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल दिनेश शर्मा सर, एनएसए अजीत डोभाल यूं ही तो रूस नहीं गए थे, लेकिन अब तालिबान के रक्षा मंत्री का वहां पर पहुंचना और तालिबान रूस के बीच डिफेंस डील होना, जिसमें दो बड़े अहम पॉइंट निकल के आ रहे हैं, एक एंटी ड्रोन सिस्टम और दूसरा एयर डिफेंस सिस्टम। सर देखिए, ये रूस से पहले चाइना ने जो है इनकी तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज किया था, अब रशिया ने भी कर दिया है। तो सबसे पहले रशिया का जो इंटरेस्ट है वो मेरा ये मानना है कि अफगानिस्तान के अंदर काफी मिनरल्स के रिसोर्सेज हैं। दूसरा, तालिबान की जो है वो ईरान के साथ उनके नजदीक हैं, तो उस और ईरान जो है वो रशिया के साथ इनके बहुत स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, एक कारण ये है। दूसरा जो है, जिस प्रकार से अमेरिका अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो उसको काउंटर करने के लिए भी जो है अफगानिस्तान जो है एक बहुत ही आइडियली ज्योग्राफिकली लोकेटेड कंट्री है। दूसरा जो है, उनको अफगानिस्तान को जिस प्रकार से जो है पाकिस्तान जब इसका दिल आता था ये अपने फाइटर जेट ले जाके और वहां पे अफगानिस्तान के अंदर बमबारी करते थे और निर्दोष अफगानी नागरिकों की मौत होती थी। तो अब जब उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन और बाकी टेक्नोलॉजी होगी तो पाकिस्तान की जो दादागिरी होती थी अफगानिस्तान के ऊपर वो कम होगी। दूसरा जो है, अफगानिस्तान के थ्रू जो है इनका जो गुआन कॉरिडोर है उससे भी जो है कजाकिस्तान और बाकी इलाके जो रशिया के साथ मिलते हैं, जहाँ अष्टवाइल आप कह सकते हो, पार्ट ऑफ यूएसएसआर, तो वहां से भी एक प्रकार की जो है इनकी अच्छी आपस के अंदर जो है कनेक्टिविटी बढ़ जाती है। और दूसरा जो है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बनाना है। जैसे कि अजीत डोभाल साहब ने रशिया के अंदर अपना एक भाषण दिया था, जहां एड्रेस किया था, तो उन्होंने कहा था कि इस समय जो है जो मल्टीपोलर वर्ल्ड जो है उसकी संरचना हो चुकी है, समीकरण बदल चुके हैं। अब आप जो है जो कि पावरफुल या सुपर पावर है वो पूरा कंट्रोल नहीं कर सकते। अब वहां पर अलग अलग किस्म के कंट्रीज हैं जो कि अपने आप के अंदर पावरफुल हैं और अब भी वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर अपना हिस्सा मांगेंगे। इसके साथ साथ जो है उन्होंने और भी चंद एक बातें कही। मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि उनके जाने की वजह से जो है रशिया का अफगानिस्तान पर्दे के पीछे बहुत बड़े खेल हो जाते हैं सर। ठीक है, कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, पर्दे के पीछे बहुत बड़े खेल होते हैं सर। मैं लौटता हूं आपके पास, एक और बड़ी खबर है उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। जल्दी से बड़ी खबर प्ले करिए। बेंजामिन नेतन्याहू का गजा को लेकर बड़ा बयान। गजा के 70% हिस्से पर कब्जे का आदेश। आईडीएफ अभी गजा में हमास को दबा रही है। नेतन्याहू ने कहा जल्दी से बयान जो है नेतन्याहू का, बेंजामिन नेतन्याहू का बयान वो प्ले कर दीजिए, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास हम लौटेंगे। אנחנו בתהליך שהכוח שלנו, אנחנו יכולים למנף את הכוח שלנו
עם הרבה כיוונים. תצטרך עוד למחוץ את חיזבאללה. אנחנו כרגע נופתים את חמאס, כן? אנחנו עכשיו ב-60% משטח הרצועה, אתם יודעים את זה. היינו ב-50, עברנו ל-60. הדירקטיבה שלי היא לעבור תלכו לפי הסדר. קודם כל 70. בואו נתחיל בזה. נופתים אותם מכל העבר, אנחנו נטפל בשאריות. אבל... एक्सपर्ट्स के पास लौटते हैं क्योंकि समय बहुत कम बचा है। कर्नल दिनेश शर्मा सर, आखिरी 1 मिनट मेरे पास बचा है। बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि 70% गजा पे कब्जा है, लेकिन आवाज वहां से आती है कि नहीं 70 पे नहीं 100 पे कब्जा करिए। तो नेतन्याहू कहते हैं कि इंतजार करिए, वो भी होगा। देखिए, ये उनके अस्तित्व की लड़ाई है। जिस प्रकार से 7 अक्टूबर 2023 को ये हमास ने जो है क्या तांडव किया था जी, इजराइल के अंदर, किस प्रकार से लोगों को बारा था, जिंदा जला दिया था। तो मैं मानता हूं कि उनका ये कहना बिल्कुल ठीक है कि वो उनका कहने का अभिप्राय है कि हमने 70% एरिया से जो है हमास को खत्म कर दिया, हमने 100% एरिया से जो है हमास को खत्म करना। और मैं उनकी बात से पूरा सहमत हूं कि उन्हें हक है अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए कोई भी एक्शन लेने के लिए। जी 1200 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन गजा में 50,000 का आंकड़ा पार कर चुका है सर, हमें यह भी देखना होगा। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कर्नल दिनेश शर्मा सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से बात रखने के लिए। ग्लोबल ब्रेकिंग में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।